मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी द्वारा बड़कोट में लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल होंगे। रोड शो भी करेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश को धरातल पर उतार रही धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। उद्योगपतियों से निवेश पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा सीट पर हो सकता है मंथन। जल्द दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की होगी घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। कांग्रेस की कल दिल्ली में मीटिंग। उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तकनीकी शिक्षा विभाग में चयनित कार्यशाला अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर IRDT ऑडिटोरियम में आयोजित हुए कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के बाद सुबोध उनियाल ने कहा कि जहां जहां विभाग में पद खाली है वहां विज्ञप्ति जारी करने के बाद चयन प्रक्रिया की जा रही है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार नकल विरोधी कानून भी लेकर आई है। खाली पदे पे राज्य के नौजवानों को हम लोग नौकरियां देंगे और उसी के हिसाब से लगातार जहां जहां विभागों में पद खाली है उनको विज्ञप्ति जारी करने के बाद उसमें चयन प्रक्रिया की जा रही है और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे, इससे नकल रोकने का एक कानून भी हमारी सरकार लाई। आज उसी कड़ी में आज तकनीक शिक्षा विभाग में कर्मशाला अनुदेशक और लाइब्रेरी अध्यक्ष को आज करीबन 102 लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। अभी कर्मशाला में नियुक्ति पत्र प्रदान हुआ, जिससे नियुक्ति पत्र मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मतलब आखिर हमारी जो मेहनत थी वो सफलतापूर्वक पूरी। पहले बार अटेम्प्ट था और मैंने ITI की है और 3 ईयर मेरे पास एक्सपीरियंस था जो मैंने प्राइवेट जॉब करी है कंपनी में और उसके बाद मैंने पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार जारी है। उत्तराखंड की 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी द्वारा आम जनता से संपर्क अभियान को और वृहद स्तर पर करने का काम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है और योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उन्हें चिन्हित कर सम्मानित किया जाएगा। 5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा संगठनात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर सुपर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हम बक्सर में करेंगे और रुड़की के सभी विधानसभा का हम मंगलौर में उस कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में हम जहां लाभार्थी का सम्मान करेंगे, उसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव तक पहुंचाने का आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम से किया जाए। खबर अक्सर से है, जहां देहात क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। सरसों और गेहूं की फसल नष्ट हो गई है। अधिकांश क्षेत्रों में जल भराव होने की वजह से गन्ने की बुआई का काम भी प्रभावित हो गया है। किसानों का कहना है कि 1 सप्ताह पहले ही क्षेत्र में बारिश और ओलों ने किसानों पर कहर ढाया था, लेकिन फिर बारिश और ओले पड़ने से उनकी सरसों की फसल बर्बाद हो गई है, जबकि गेहूं की फसल में भी 60% तक नुकसान होना माना जा रहा है। इसके अलावा गन्ने की कटाई और बुआई के काम भी प्रभावित हो गए हैं। किसानों ने कहा कि सरकार फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे। डिपेंड करता है पब्लिक के द्वारा दिए गए सपोर्ट पर। अब देखना है कि पब्लिक को नौकरियां चाहिए, रोजगार चाहिए,
महंगाई कम करनी चाहिए, या अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लोग वोट कर रहे हैं, या महिला अपराध में उत्तराखंड पहले नंबर पर आ गया है 9 हिमालय राज्यों में, इस पर वोट कर रहे हैं, केदारनाथ की में जो सोने की चोरी हुई है उस पर वोट कर रहे हैं, या जोशीमठ की बर्बादी पे वोट कर रहे हैं, या भर्ती घोटालों पे वोट कर रहे हैं, या फिर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव पे वोट कर रहे हैं। ये जनता ने तय करना है कि उनको रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून के जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं और तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देहरादून जनपद में 10 विधानसभाएं हैं और इन विधानसभाओं में 1880 मतदान स्थल हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के साथ पीडब्ल्यूडी वोटर्स, सर्विस वोटर और महिलाओं और पुरुषों की संख्या के सभी आंकड़े मौजूद हैं। टीएम सोनिका ने बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़वा लें और मतदान के प्रति प्रेरित हो जाएं। में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। तो मैं इस माध्यम से भी यही सभी को कहना चाहूँगी कि सब लोग अपने मतदान का ज़रूर प्रयोग करें और इस पूरा जो हमारा महापर्व है उसमें अपना भागीदारी ज़रूर। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश को धरातल पर उतार रही धामी सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन। उद्योगपतियों से निवेश पर चर्चा होगी। 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के निवेश को धरातल पर धामी सरकार उतार रही है और इसी को लेकर आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन होगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो उद्योगपतियों से निवेश पर चर्चा होगी। 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यही कोशिश है कि राज्य में लगातार निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, निवेश बढ़ाया जाए। अगर हम उत्तराखंड के अलावा अन्य स्टेट की बात की जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें या बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि जहां जहां उद्योग स्थापित हुए हैं वहां के लोगों की आय बढ़ी है, उनकी पर कैपिटल इनकम में ग्रोथ देखी गई और कहीं ना कहीं राज्य में विकास भी देखा गया है। ऐसे में उत्तराखंड की बात की जाए तो कितना महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ लाभ इससे आने वाले वक्त में उत्तराखंड को होंगे? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही में जो है आयोजित हुआ है और उसको लेकर के बड़ी संख्या में जिस तरह से जो उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में जिस तरह से निवेश किया है, बड़े उद्योगों को जो है इस दौरान यहाँ पर बढ़ावा जो है मिल सके, लोगों को जो रोजगार के अवसर हैं इस दौरान जो है वो खोले जा सके। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से यहाँ पर सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो यहाँ पर उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड का विकास है वो किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी संख्या में एमओयू 3.5 लाख करोड़ की जो एमओयू इस दौरान उत्तराखंड सरकार ने तय किए हैं, यहाँ पर एमओयू साइन किए गए हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि अब पूरी तरह से जो कोशिशें हैं वो यही है कि किस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार धरातल पे इस को जो है यहाँ पर उतार सके, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक बहुत बड़ा इवेंट जिस तरीके से उत्तराखंड में हुआ है, इससे लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर हैं उनको खोलने का जो यहाँ पर जो जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार के जो अवसर हैं वो किस तरीके से खुल सकते हैं, किस तरह से जो है लोगों को रोजगार मुहैया उत्तराखंड सरकार करा सकती है। तो तमाम चीजों को इस दौरान जो है यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और अब जो आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कुछ ही देर में सीएम धामी जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो है यहाँ पर उद्योगपति से भी जो है वो चर्चा करेंगे। जी विनय, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है और ऐसे में भौगोलिक स्थिति और
पर्यावरण पर एक खास फोकस जो है वो सरकार का है। ऐसे में दोनों ही चीज़ों को किस तरह से साधते हुए सरकार की कोशिश होगी कि उत्तराखंड में उद्योग स्थापित किए जा सके, ताकि जो प्राकृतिक स्थल हैं और जो प्रकृति है उत्तराखंड की, उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में जिस तरह से यहाँ पर निवेश उद्योगपतियों द्वारा किया गया है और इस दौरान पर्यटक स्थल के नाम से जो है उत्तराखंड जाना भी जाता है, तो जो यहाँ पर उद्योग लगाने की अगर बात करें तो उद्योग लगाने के लिए जो है उत्तराखंड सरकार का जो प्रयास है वो यही है कि जल्द से जल्द जो है उद्योगों को उत्तराखंड जी युवा है उनको इस दौरान यहाँ पर इसका फायदा मिल सके, क्योंकि देखा जा सकता है कि जिस तरह से जो पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों में लगातार पलायन की जो स्थिति है वो बनी रहती है, लेकिन इसके चलते जो है उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से उत्तराखंड वासियों का यहाँ पर ध्यान रखती है, उनके विकास के लिए कार्य करती है। युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए जो है रोजगार के अवसर लगातार उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो देखा जा सकता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दौरान आयोजित हुआ था, इससे अब किस तरीके से जो है यहाँ पर आगे बिल्कुल विनय कह सकते हैं कि सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि उत्तराखंड में निवेश बढ़े और लोगों को रोजगार मिल सके। विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई है। वहीं हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि अभी तक दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं जिन 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है उस पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। इस पहली सूची में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर नामों का ऐलान हो गया है, जहां पार्टी ने अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा बार फिर से अल्मोड़ा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं टिहरी राजघराने से रानी राज्य लक्ष्मी शाह को भी एक बार फिर से टिहरी का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी एक बार फिर से नैनीताल सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि पार्टी ने इन प्रत्याशियों को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुशी जाहिर की है। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीटों को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। इसी बीच 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि जिन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उन लोकसभा में कभी प्रत्याशियों ने आम जनता का हाल भी नहीं जाना और उन प्रत्याशियों से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रदेश के सांसदों ने क्षेत्रीय मुद्दों को कभी संसद में उठाने का भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो पुराने चेहरे दोबारा वो लेके आए हैं, जिनसे राज्य की जनता का मोह भंग हो चुका है, जिनके लिए पूरे राज्य की जनता अपनी गुहार लगा लगा के थक गई। अगर हम टिहरी की बात करें तो टिहरी के जो हमारी सांसद है, तो वो तो लोगों ने पोस्टर तक लगाया कि हमारे सांसद गायब है, उनको खोजने के लिए। कोई क्षेत्र में जनता के बीच में कभी नहीं गए वो लोग। और ये भाजपा के जो नेता हैं, इनकी जो लिस्ट आई है, ये तो जनता आने वाले चुनाव में इनको नकारने वाली है, क्योंकि जिस उद्देश्य से क्षेत्र की जनता ने उनको चुनकर संसद के अंदर भेजा, लेकिन वो उनके मुद्दों को नहीं उठा पाए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों के अभाव है और जिन वरिष्ठ नेताओं को पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वे चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जिससे साबित होता है कि भाजपा के सामने कांग्रेस टिकने वाली नहीं है। ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक लोकसभा सीटों को 5 लाख वोटों के अंतर से जीतना चाहती है, इसीलिए पार्टी किसी भी कीमत पर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हाईकमान द्वारा प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन किया जाएगा। दरअसल पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर पार्टी में बड़े बड़े नेताओं की दावेदारियां हैं, इसलिए पार्टी दोबारा नामों पर विचार करेगी। पौड़ी लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय और बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के नाम चल रहे हैं। वहीं हरिद्वार सीट पर वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई उम्मीदवार टिकट की चाह रख रहे हैं। वैसे माना जा रहा है कि पार्टी द्वारा घोषित होने वाली सूची में पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर जल्द प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। निश्चित रूप से
जो कांग्रेस पार्टी है उनके पास प्रत्याशियों का अभाव है। आपने मीडिया के माध्यम से समय समय पर सुना होगा कि जिन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ाना चाहती है वरिष्ठ नेताओं को, उन सभी वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कहीं पर टिकने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की लहर उत्तराखंड राज्य में है। हमारा जो काम है वो बोल रहा है, हमारे जो लाभार्थी हैं वो हमारे पक्ष में है। इसलिए कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और पहली सूची में बीजेपी के 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। वहीं प्रत्याशियों के नामों के ऐलान पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। उधर पार्टी में हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के दावेदारों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। अब देखना होगा कि क्या अगली सूची में इन दोनों लोकसभा सीटों पर पार्टी अंतिम मोहर लगाती है या अभी और चिंतन मंथन का दौर जारी रहेगा। देहरादून से IND24 की रिपोर्ट। 3 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद विंटर डेस्टिनेशन ओली में जहां जबरदस्त हिमपात होने पर शीतकालीन पर्यटन स्थली को जोड़ने वाली एकमात्र लाइफलाइन 114 किलोमीटर लंबी सड़क जोशीमठ ओली मोटर मार्ग बर्फबारी के चलते जाम हो गई है। बीआरओ की जेसीबी स्नो कटर द्वारा ओली रोड से बर्फ हटाकर वाहनों की वैकल्पिक आवाजाही सुचारू करा दी गई है। बता दें कि मार्ग रुकने से पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीआरओ की जेसीबी मशीन ने ओली मोटर मार्ग से बर्फ हटाकर जिप्सी सहित अन्य 4x4 लोकल चेन लगे वाहनों को सुगमता से आवाजाही कराने में सफलता हासिल की है। बर्फ हटाने के बाद पर्यटकों ने भी ओली पहुंचकर राहत की सांस ली है। कांग्रेस पार्टी ने भले ही लोकसभा चुनावों को लेकर अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बार कांग्रेस चुनाव में अपने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी करने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि राजनीति में सभी परिणाम जनता की ओर से दिए गए सहयोग पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता रोजगार, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड, बढ़ते महिला अपराध, केदारनाथ में सोने की परत, हिंदू मुसलमान के नैरेटिव जैसे मामलों के खिलाफ वोट करने जा रही है और ये सब प्रदेश की जनता को तय करना होगा। महारा ने कहा कि चुनाव में ये सब पब्लिक के रुझान पर निर्भर करता है कि वह हिंदू मुसलमान के नैरेटिव या फिर वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके मतदान करेगी। डिपेंड करता है पब्लिक के द्वारा दिए गए सपोर्ट पर। अब देखना है कि पब्लिक को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।